नमस्ते दोस्तों। जिसने भी खुद को खर्च किया है किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करने के लिए, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। जैसे यूट्यूब ही हम लोग देख रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब के क्षेत्र में सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर जो भी लोग टीचिंग के क्षेत्र में सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे वो आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हो, एसएससी के लिए पढ़ा रहे हो, गेट के लिए पढ़ा रहे हो, किसी भी क्षेत्र में पढ़ा रहे हो, अगर जो भी बेहतर तरीके से अपने स्किल को दिखा पा रहे हो, उससे अगर कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो देखिएगा उन टीचर का नाम हमेशा गूगल पे दिखता है। तो इसी के लिए कोई भी क्षेत्र में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए, जिससे कि आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने से कोई भी बाधा रोक नहीं पाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। शनिवार को डिस्कशन इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं एक इमरजेंसी ट्रिप में चला गया था। ठीक है, 3 दिन लग गए, 3 दिन से सोया भी नहीं हूं। पहले आज वीडियो डाल देता हूं और आज जो है एमसीक्यू नहीं आएगा, कल से आएगा एमसीक्यू। ठीक है, सॉरी इसके लिए कि सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाया। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 12 फरवरी 2024 और अभी हम पढ़ेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग देखेंगे। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूएई की यात्रा पे जा रहे हैं। तो लगातार जो है वो भारत का संबंध जो है बहुत ही बेहतर होता जा रहा है यूएई के साथ। ठीक है, तो इसके क्या क्या फेजेज हैं, क्या क्या पिलर्स हैं। ठीक है, पिलर्स पहले तो देख लेंगे कि क्या क्या पिलर्स हैं। और एक मुख्य बात है कि यूएई में दूसरा मंदिर बनाया गया है, सेकेंड टेम्पल। ये नाम याद रखिएगा, BAPS कहा जाता है, मतलब कि बोचासन बासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सेकेंड मंदिर है और इसके लिए लगभग 27 एकड़ भूमि यूज किया गया है सऊदी अरब में। ठीक है, और जो पहला मंदिर था उसका उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2022 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारी चीजों को। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 14 फरवरी को एक दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को सम्मानित अतिथि के रूप में भी संबोधित करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो है देख सकते हैं ये फिगर। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में, ठीक है, पिलर्स देख लेंगे कि जो भारत और यूएई के बीच में संबंध है उसके मुख्य पिलर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोनों देश मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिनटेक होता क्या है। ठीक है, जो लगातार जो है टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है नेक्स्ट, मतलब कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट को सावधानी पूर्वक उचित परिश्रम के बाद लाया जाना चाहिए, ऐसा संसदीय पैनल का कहना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेंगे क्योंकि ये जो होगा NEXT मुख्यतः अंतिम MBBS परीक्षा को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, जो सालाना प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लेना। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लेने के लिए ही गुणवत्ता अच्छा रहे, जितने भी जो डॉक्टर्स नए नए बन रहे हैं उनको लाइसेंस के लिए ही ये मेनली एग्जाम लिया जाएगा, छट नहीं किया जाएगा। अगर जो लोग सफल नहीं होते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज से किए जा रहे हैं, वहां से अच्छा से वो सारी चीजें नहीं सीख पाए हैं तो वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए ये जो है मेडिकल के क्षेत्र में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट लाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे और ये जो है वर्ष 2024 में लागू करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट परीक्षा जो है वो अंतिम वर्ष के स्नातक मेडिकल छात्रों के लिए एक सामान्य योग्यता मानदंड है। ठीक है, उसी को कहा जाता है सामान्य योग्यता मानदंड या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग पढ़ लेंगे कि सबसे पहले जान लेंगे कि नेक्स्ट होता क्या है। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जैसे थ्योरी लिया जाता है और उसके बाद दूसरे भाग में जो है इसको 7 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे नैदानिक विषय हो गया, अनुशासन हो गया, ठीक है, व्यवहारिक हो गया, मौखिक परीक्षाएं हो गए, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को और इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, महत्व क्या क्या है। ठीक है, और इसमें जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, हर एक एस्पेक्ट से हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल को। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ब्रूमेशन होता क्या है। ब्रूमेशन जो है वो सरीसृपों के लिए
सर्दी आ रही है, ठीक है। रेप्टाइल्स के लिए ही मेनली ब्रूमेशन होता है। इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे देखते हैं कि जैसे जैसे सर्दी आती है उस समय छिपकली, कछुआ, मेढक, ठीक है, सांप बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत शिथिल रहते हैं, धीमी गति से उनका जीवन चल रहा होता है। यही बातें कहा जाता है कि जैसे जैसे ठंडी आती है ये कुछ जीव जो होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं अपने गतिविधियां कम कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही धीमे हो जाते हैं अपने व्यवहार में। तो इसी समय वो अपने आप को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए या फिर उनके लिए जो ठंडी होती है वो उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उनका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो अनुकूल नहीं होता है। इसी के लिए उस समय वो शांति से अपना समय बिताते हैं जिससे आगे वो जीवित रह सके, ठीक है। जिस तरह से स्तनधारी जो होते हैं हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, जब ठंडी जलवायु में तापमान गिर जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं उसी समय जो है इस तरह के रेप्टाइल्स अपने आप को गर्म रखने के लिए चाहे वो गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिप जाते हैं, जैसे मेढक होता है वो बहुत समय तक दिखाई नहीं देता है। इसी के लिए यहाँ पे सिंपली जो मतलब समझिए कि स्तनधारी जिस तरह से हाइबरनेशन करते हैं उसी तरह से सरीसृप जो होते हैं वो ब्रूमेशन करते हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें बताया गया आर्टिकल में कि जैसे वो अगर फॉरेस्ट में है, जंगल में है तो उनकी क्या क्या परिस्थितियां होती है, वो खुद अपने लिए उस तरह से अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं, और अगर वो पालतू होते हैं तो उसके लिए उनका मालिक जो होता है उनके लिए अनुकूल परिस्थिति बनाता है, जिसके लिए ये प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती है वो अच्छे से झेलने में सफल हो सके, जीवित रह सके, ठीक है। ब्रूमेशन के लिए जो आदर्श परिवेश है, ठीक है, ब्रूमेशन जो होता है उसके लिए आदर्श परिवेश जो होता है 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में बोला हूं, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें पढ़ लेंगे ब्रूमेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत जल्द ही यूएई की यात्रा पे जाने वाले हैं 13 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि 14 फरवरी को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसी के लिए 14 फरवरी को वहां पे गवर्नमेंट समिट है गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, ठीक है। इसी के लिए 13 को रवाना हो जाएंगे। और एक मुख्य बात है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक टेम्पल को भी इनॉग्रेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इस टेम्पल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सिंपल फॉर्म में BAPS कहा जाता है, मतलब कि बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन शामिल हुई है, ठीक है। इस मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, यही मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2015 के बाद से ये जो है क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, जो टेन्योर है इस बीच में कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूएई की यात्रा पे गए हैं, इसके बारे में बताया गया है कि 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा पे गए हैं, और पिछले 8 सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में ये तीसरी यात्रा है उनकी यूएई की। और इस छोटी अवधि में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का जो रिश्ता है वो सबसे प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में से एक के रूप में बनकर उभरा है, ठीक है। इसी की बात मैं कर रहा था, BAPS मंदिर कहा जाता है, जो संयुक्त अरब अमीरात के जो वर्तमान में शेख हैं उन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो उसी राष्ट्रपति के द्वारा दान दी गई 27 एकड़ भूमि के बाद ही ये BAPS मंदिर का निर्माण हुआ है, और हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात में उद्घाटन होने वाला यह दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड हिंदू टेम्पल है, और पहला जो मंदिर था वो दुबई में निर्मित हुआ, ठीक है, जिसे अक्टूबर 2022 में खोला गया, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, आम जनता के लिए पूजा या अर्चना के लिए खोल दिया गया। इसी में आगे कहा जाता है कि ये जो यात्रा हो रही है 14 फरवरी को, मुख्यतः विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, अभी हमने बात की ही, ठीक है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब इसी में और कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में जो संबंध में वृद्धि हुई, रिलेशंस इनहांस हुआ है, उनके बीच में मुख्य पिलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो मुख्य स्तंभ है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब यूएई के शेख जो आए थे भारत में, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है यूएई के राष्ट्रपति को एक रोड शो में शामिल किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। और जब वह इस वर्ष जनवरी में 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में गांधीनगर गए थे, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दुबई गए, COP28 के जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए दुबई गए, ठीक है, तो वहां उनकी मुलाकात हुई। तब वैश्विक जलवायु मुद्दों पर भी विचार में दोनों में एकरूपता देखी गई, ठीक है, दोनों जो है
सहमत हुए बहुत से मुद्दों पे। तो भारत और यूएई दोनों ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की भी सह शुरुआत की, ठीक है, एक साथ शुरुआत की। यह ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप के पीछे क्या क्या मुख्य कारण है, ठीक है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर जो है भारत और यूएई के बीच में लगभग $85 बिलियन हो गया, जिससे यूएई जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा, ये ध्यान रखिएगा, यूएई जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी बन गया, ठीक है, जहां पे भारत जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। यूएई जो है वो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि फोर्थ इन्वेस्टर भी है भारत में सबसे बड़ा यूएई। एफडीआई बहुत बड़ी मात्रा में यूएई से आती है, ठीक है। उसके बाद 18 फरवरी 2022 को 88 दिनों के रिकॉर्ड समय में हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता का जो लक्ष्य है वो 5 वर्षों में सर्विसोज में व्यापार, ठीक है, सेवाओं में व्यापार को लगभग $115 बिलियन तक बढ़ सकता है, तो ये भी उम्मीद किया जा रहा है। उसके बाद 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है, द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, और अनुसमर्थन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कि द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव भी होगा और विशेष रूप से विनिर्माण, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने में, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए उसके एफडीआई को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और ये अभी ही द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया है 1 फरवरी को। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिनटेक का क्या कार्य है भारत और, ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में। फिनटेक पहले होता क्या है, यहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है कि फिनटेक रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू ऑफरिंग बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है, ठीक है, कंपनीज टू इंप्रूव देयर यूजेज, ठीक है, इसलिए कि वो अपने जरूरतों को और बेहतर करे, इनहांस करे, अपग्रेड करे, ठीक है, और उनका जो बेहतर जो प्रोडक्ट बनकर सामने आएगा तब जाकर उसको कंज्यूमर को डिलीवर करे, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे सबसे पहले फिनटेक को समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप समझेंगे कि रुपे कार्ड क्या होता है और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमुख घटक है, ठीक है, रुपे कार्ड, जो अगस्त 2019 से संयुक्त अरब अमीरात ने स्वीकार कर लिया है, जबकि जुलाई 2023 से देख सकते हैं एक तो रुपे कार्ड स्वीकार किया गया है यूएई में। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे दुबई के हवाई अड्डों पर लेन देन के लिए रुपया को भी स्वीकार किया जा रहा है, इंडियन करेंसी को भी दुबई के हवाई अड्डे पे स्वीकार किया जा रहा है। ये दो मुख्य बातें। और यहाँ पे आगे भी कहा जाता है और भी बहुत से व्यापार में भारत और यूएई ने अपने 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 करेंसी का उपयोग किया, ठीक है। भारत और यूएई ने 1 रुपए और दिरहम निपटान प्रणाली भी शुरू की, जब अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कच्चे तेल के आयात के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को 1 रुपए का भुगतान किया, ठीक है। यहाँ पे सभी का अपना अपना करेंसी को में ट्रेड करने की बात की गई, ठीक है, जिससे कि डॉलर जैसे करेंसी का जो ग्लोबल वैल्यू है वो डाउन होगा, सब लोग अपने करेंसी पे ही डिपेंडेंट होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या समझौते किए गए, तो यूएई द्वारा ऊर्जा सुरक्षा में भी भारत का विश्वसनीय भागीदार माना जाता है, क्योंकि यह इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिससे भारत में रणनीतिक तेल भंडार संग्रहित है, ठीक है। भारत में जो है 3-4 जगह जो है वो रणनीतिक मतलब कि इमरजेंसी के लिए बहुत बड़े बड़े भंडारण बनाए गए हैं तेल के लिए, तो सबसे बड़ा जो है यूएई है इसको आपूर्ति करता है। तो मंगलुरु में लगभग $400 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार सुविधा में निवेश करने के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा, ISPRL और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में एक समझौता, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे मैंगलोर में लगभग $400 मिलियन का यहाँ पे कच्चे तेल का भंडारण बनाने में हम लोग सफल हो सके। और रक्षा के क्षेत्र में भी लगातार दोनों देश के बीच में संबंध बेहतर हो जा रहे हैं। सुरक्षा सहयोग, आपसी पीपल टू पीपल टॉक में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। पर्यटक भी लोग आ जा रहे हैं, चाहे दुबई में जाना हो, बहुत बड़ी मात्रा में जो है भारत से जो है वो पर्यटक जो है वो दुबई जाते हैं, ठीक है। और दुबई से भी बहुत बड़ी मात्रा में, पूरे यूएई से बहुत बड़ी मात्रा में भारत में भी पर्यटन के लिए आते हैं। तो इस बीच जो है
इस तरह के संबंध भी और बेहतर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। अब सामरिक संबंध देख लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है भारत और यूएई के बीच में जो है वो घनिष्ठ संबंध और बेहतर हो रहे हैं। I2U2 की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया और यूएई हो गया। इन चारों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप बनाया है, उसी को कहा जाता है पश्चिमी एशियाई क्वाड, ठीक है। जैसे QAD, जैसे क्यू क्वाड में जो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है, ठीक है, जो मेनली चाइना काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो है I2U2 उसको पश्चिमी एशियाई, वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है। जैसे कई महत्वपूर्ण समूहों का जो हिस्सा है यूएई और भारत दोनों एक साथ, जिसमें भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई भी शामिल है। तो यूएई जो है वो भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, उसी को कहा जाता है IMEEC, ठीक है, इंडिया मिड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा नाम। बुनियादी ढांचा परियोजना का भी हिस्सा है, जिस पर दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी हस्ताक्षर किए गए थे भारत और यूएई के द्वारा। और इस गलियारे का जो मुख्य उद्देश्य है भारत को अरब प्रायद्वीप के पार यूरोप से जोड़ना, और यह जो है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करना, ठीक है, उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, अगर ये भारत है तो यहाँ दोनों क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है। उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्वाड भी बनाया गया है, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में। और यहाँ पे एक वेस्टर्न एशिया के बीच में भी क्वाड बनाया गया है, जहां पे इजराइल भी है और यूएई भी है, ठीक है। तो भारत के पास दुनिया भर के कई रणनीतिक साझेदारी समझौता है, लेकिन कोई भी संयुक्त अरब अमीरात के साथ सभी स्तरों पर, यहाँ पे सिंपली बात कहा जाता है कि भारत के साथ बहुत से देशों का बहुत ही बेहतर रणनीतिक संबंध है, लेकिन यूएई जैसा अभी तक कोई भी संबंध नहीं है भारत का, ठीक है, जिसमें अधिक अभिसरण और पारस्परिक सम्मान प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सम्मान प्रदर्शित होता है और दोनों के बीच निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में संबंध और बेहतर किया जाए। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। और मतभेद के भी प्रमुख मुद्दे हैं, जो सर्वोत्तम मित्र राष्ट्रों के बीच भी अनोखी बात है, जबकि भारत इस क्षेत्र में यूएई की भूमिका को पहचानता है और उसे महत्व भी देता है। तो यूएई भी उस वैश्विक नेतृत्व भूमिका से परिचित है जिसे भारत हासिल करने के लिए तैयार है, और दोनों देश मानते हैं कि यह विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी, ठीक है। तो ये लाइन याद रख सकते हैं, ठीक है, ये जो लाइन है, यह विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत हो सकती है, ठीक है। ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूएई जा रहे हैं। तो कुछ मुद्दे हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो वो मंदिर हो गया, BAPS, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से मुख्य पिलर है, ठीक है, फिनटेक क्या है, उसके बाद एनर्जी के लिए क्या किया जा रहा है, नया स्टोरेज बनाया जा रहा है, उसमें बहुत सहयोग किया जा रहा है यूएई के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है कहा जा रहा है नेक्स्ट जिसे कहते हैं द नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। इसमें मेनली जो है जितने भी ग्रेजुएट होने वाले रहते हैं, MBBS वाले स्टूडेंट, तो उसी को अपने प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो लाइसेंस के लिए ही ये नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, ठीक है। और जो पास करेगा उसी को ही सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दिया जाएगा, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि नेक्स्ट को सावधानी पूर्वक उचित परिश्रम के बाद लाया जाना चाहिए, ऐसा संसदीय पैनल का वक्तव्य है, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि अंतिम MBBS परीक्षा को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, ठीक है, उसी को कहा जाता है नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट। नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट अब स्नातक और MBBS छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है NEXT का प्रावधान लाया, जो सालाना अभ्यास करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट के रूप में आवश्यक होगा। और इसी टेस्ट को कहा जाता है इट विल रिप्लेस जो है फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। फाइनल ईयर में जो अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीटेक में 4th ईयर में होता है, उसी तरह 5th ईयर में होता है MBBS में, ठीक है। तो उसी तरह जो फाइनल ईयर का जो ये एग्जाम होगा उसको रिप्लेस करके द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, इसी को कहा जाता है नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको आयोजित किया जाएगा जिससे कि लाइसेंस प्राप्त होगा लोगों को। और यह पहल जो है वो नीट PG को पास करने पर मौजूदा जोर को संबोधित करता है, जो मुख्य रूप से थ्योरी को ध्यान में रखने के साथ साथ
जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जाम विल बी ग्रांटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ये एग्जाम पास कर लेंगे उन्हें लाइसेंस मिलेगा और जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने मॉडर्न मेडिसिन को एंड विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट और नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री। ठीक है, तभी वो लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट परीक्षा जो है वो अंतिम वर्ष, अभी हमने क्लियर ही कर दिया, जो एमबीबीएस का अंतिम वर्ष फाइनल ईयर का जो एग्जाम होता है उसी को रिप्लेस करेगा नेक्स्ट। और अंतिम वर्ष के स्नातक मेडिकल छात्रों के लिए एक सामान्य योग्यता मानदंड होगा, उसी को कहा जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, और ये जो है वर्ष 2024 में पेश की जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं विस्तार से कि नेक्स्ट होता क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो परीक्षा का उद्देश्य है देश भर में मूल्यांकन में एकरूपता लाना, मेडिकल स्नातकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम सामान्य मानकों को सुनिश्चित करना। इसमें दो तरह के दो पार्ट में एग्जाम होंगे। ठीक है, जिसमें पहला जो होगा एक सैद्धांतिक परीक्षा होगा, थ्योरी। ठीक है, और दूसरा जो होगा जिसमें 7 नैदानिक विषय होंगे। ठीक है, या फिर अनुशासनों को कवर करने वाली व्यवहारिक, नैदानिक और मौखिक परीक्षाएं भी शामिल होगी। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। और मॉक टेस्ट भी होगा, तो आधिकारिक परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को प्रक्रिया से परिचित कराने। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला। मेनली जो है मॉक टेस्ट उसी को कहा जाता है जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी पे अनुमान लगा के, जैसे अभी 2024 का फॉर्म आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का जो फॉर्म है वो 14 फरवरी को आ रहा है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे विजन आईएएस का हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं तो वो मॉक टेस्ट ही कहा जाता है, जिससे कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए। उसी तरह से मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा जिससे कि प्रक्रिया से परिचित रहे बच्चे, और किसी भी चिंता को कम करने के लिए एक मॉक टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेक्स्ट का अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो भूमिका है, एनएमसी जो है वो नेक्स्ट परीक्षा को लागू करने और देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सामान्य मानक, ठीक है, एक जनरल मेजर सुनिश्चित करने के लिए ही ये जिम्मेदारी ली गई है एनएमसी के द्वारा। और इसका स्पॉन्सर कौन करेगा? तो चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए नेक्स्ट परीक्षा जो है वो एम्स सहित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर भी लागू होगा। ठीक है, और इसके महत्व क्या है? तो जितने भी प्रैक्टिशनर होंगे, जितने भी डॉक्टर्स नए नए बनेंगे, उनकी क्वालिटी और बेहतर होगी, वो बेहतर तरीके से सीख के आएंगे, गुणवत्ता पेशेवर। ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अच्छी तरह से प्रशिक्षित भारतीय चिकित्सा स्नातक तैयार करने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। अब जो बच्चे जो है लापरवाही नहीं करेंगे, अब उसको चिंता रहेगा जब तक हम लोग नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं करते, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तो डॉक्टर बनने से फायदा क्या होगा। इसी के लिए अब जो है गुणवत्ता बेहतर होगी और विशेषज्ञ परिप्रेक्ष्य, ठीक है, स्पेशलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, जिससे चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है और समान परीक्षा मानकों के महत्व और प्रशिक्षुओं को उनके नैदानिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर पर भी जोर दिया है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने समझ गए कि क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है, जो कि फाइनल ईयर एग्जाम को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, ये 2 भाग में होगा, थ्योरी भी होगा और कुछ व्यवहारिक पेपर्स भी होंगे, और इसके लिए मॉक टेस्ट भी पहले कराए जाएंगे शुरुआत होने से पहले। उम्मीद है कि 2024 का जो फाइनल ईयर एग्जाम होगा उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा नेक्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखने की बात की गई है संसदीय पैनलों के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ब्रूमेशन। ब्रूमेशन क्या होता है? विंटर इज कमिंग फॉर रेप्टाइल्स। ठीक है, ब्रूमेशन मेनली जो होता है, जिस तरह से मैमल्स जो होते हैं हाइबरनेशन करते हैं, जैसे ठंडे आने वाली लगती है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं घर में छिपकली को भी या मेढक को भी, वो ठंडी के समय नहीं दिखता है, उसी को कहा जाता है, या तो फिर वो गड्ढा करके अंदर छुप जाते हैं, जिससे कि उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, बाहर में जो जलवायु होती है वो उनके लिए असहनीय होता है। इसी के लिए वो अपना जो दैनिक क्रियाएं होती है उसको धीमी कर देती है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो जिस तरह से मैमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन करते हैं, उसी तरह से जो है रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ब्रूमेशन करते हैं। तो ठंड का मौसम जो होता है वो शीत निद्रा की शुरुआत करता है। ठीक है, ब्रूमेशन इज द रेप्टाइल वर्जन ऑफ
हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जाती है। यदि आप रेप्टाइल्स को संबोधित करते हैं तो आपने अपने पालतू जानवर के व्यवहार में बदलाव देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी कम होती है वो अपने क्रियाओं को कम करता जाता है। जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर में बदल जाता है, छिपकली, कछुआ, मेढक, सांप सहित कुछ प्रजातियां जो होती है वो अपनी क्रियाएं धीमी कर देती है और सांपों को कम भूख लगने लगता है। कछुए बिल बनाने के लिए जगह तलाशने लगते हैं। छिपकलियां लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिकी रहती है। तो इस व्यवहार को ही ब्रूमेशन कहा जाता है और यह आपके रेप्टाइल्स के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही बात कहा जाता है कि आगे जिंदा रखने के लिए, खुद को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस तरह का हाइबरनेशन या फिर ब्रूमेशन किया जाता है। ठीक है, ब्रूमेशन क्या होता है संक्षेप में? रेप्टाइल्स के लिए ब्रूमेशन वही है जो स्तनधारी मैमल्स के लिए हाइबरनेशन। ठीक है, जब ठंडी जलवायु में तापमान गिरना शुरू हो जाता है, दिन छोटे होते हैं, तो रेप्टाइल्स एक गर्म और सुरक्षित छिपने की जगह तलाशता है जहां पे वो अपने जीवन को बस जिंदा रख सके। ठीक है, और न्यूनतम स्तर तक धीमा हो जाता है और वे तब तक आराम करते हैं जब तक कि बसंत के समय के लिए जलवायु फिर से नहीं बदल जाता। ठीक है, मतलब कि मौसम फिर से गर्म नहीं होने लगे। तो इसी में आगे कहा जाता है कि ब्रूमेशन के लिए आदर्श परिवेश का तापमान 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ध्यान रखिएगा, 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। और यहाँ पे एक और बात की जा रही है कि जैसे दो तरह के अभी जानवर पाए जाते हैं, एक जंगल में और एक बहुत से व्यक्ति जो हैं वो पालतू जानवर को रखते हैं। ठीक है, तो जंगल में तो जंगली जानवर अपने आप अपने विवेक से अपने लिए प्रतिकूल परिस्थिति के लिए निपटने के लिए चाहे वो गड्ढे में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा खोद कर अंदर चले जाते हैं जिससे कि ठंड का प्रभाव उन पर ना पड़े। ठीक है, लेकिन पालतू जानवर जो भी मालिक पालता है वो उसके लिए, उन रेप्टाइल्स हो गया या मैमल्स के लिए, वो उस तरह के प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए उस तरह का एक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार करता है जिससे कि वो इस तरह के परिवेश को झेलने में सफल हो सके। इसी की बात की जा रही है। जब कोई सरीसृप क्रोधित हो जाता है, जब कोई रेप्टाइल क्रोधित हो जाता है, तब वह सुस्त हो जाता है और पूरे ठंड के मौसम में उसी स्थिति में रहता है, एकदम सुस्त रहता है। ठीक है, और ब्रूमेशन की अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जंगल में है या फिर किसी घर में कैद है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके मालिक द्वारा इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ब्रूमेशन जो होता है वो रेप्टाइल्स की विशेष प्रजाति, आयु, लिंग और भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के पास जितने भी इक्वेटर के पास हैं या उसके करीब रहने वाले जो रेप्टाइल्स हैं आमतौर पर तब तक ब्रूमेशन नहीं करते जब तक कि वे अधिक मौसमी जलवायु भिन्नता वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बसंत ऋतु में बढ़ते तापमान, बैरोमीटर के दबाव में बदलाव और लंबे दिन जैसे जैसे पर्यावरणीय संकेत जो है वो रेप्टाइल्स को संकेतित करते हैं, वे बाहर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपना वो कार्य जो है वो बढ़ाने लगते हैं। उसी की बात की जा रही। तो सरीसृप रेप्टाइल जो ब्रूमेट क्यों करते हैं, ब्रूमेशन क्यों करते हैं? तो ब्रूमेशन जो होता है वो विशेष रेप्टाइल्स प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो वो मर ही जाएंगे क्योंकि इतनी ठंडी वो झेल नहीं सकते हैं, उनकी ऐसी बनावट ही नहीं है। ठीक है, इसी के लिए ब्रूमेशन करते हैं क्योंकि मौसम बदलने पर वे अपने शरीर का तापमान बढ़ाने में असमर्थ हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे छिप जाते हैं और ब्रूमेशन के दौरान रेप्टाइल जो है वो खाना बंद कर देते हैं और उनकी हृदय और श्वसन दर काफी कम हो जाती है। ठीक है, ठंडी में, कोल्ड में, विंटर में। साथ ही उनका जो पाचन होता है, डाइजेशन भी बहुत ही धीमा हो जाता है और यह जो होता है वो निलंबित एनिमेशन, जैसे कि फिगर में भी हम लोगों ने शुरुआत में देखा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है क्रोकोडाइल, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत समय से इसी तरह से है, इसका पूरा शरीर जो है वो जल के अंदर है, बस सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए इस तरह से इतना बस मुंह बाहर निकाले हुए। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग ब्रूमेशन रेप्टाइल्स कैन स्लो मेटाबॉलिज्म सिग्निफिकेंटली अलाउइंग देम टू गो वीक्स और इवन मंथ्स विदाउट ईटिंग। ठीक है, इस तरह से वो अपने जीवन को ढाल लेते हैं कि बिना खाए वो बहुत हफ्तों, ठीक है, अनेक हफ्ते या फिर अनेक महीने तक जीवित रहने में सक्षम हो सके। तो यही पूरी बातें थी इस आर्टिकल में। ठीक है, वास्तव में इन रेप्टाइल्स के जीवन को लंबा करता है ये जो है ब्रूमेशन, और एक तरह से उन्हें ठंड के मौसम के दौरान संरक्षित भी करता है, जो संभवतः वे अपने आप को जीवित रखने में सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए वो छिप जाते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।